मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। जल्दी से बच्चे जय हिंद जय कॉमर्स लिख के लाइव चैट में अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी फटाफट। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हालचाल सबके। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जोश में शानदार जिंदाबाद जबराट तरीके से क्लास अटेंड कर रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया। मैंने आप लोगों को लिटरली बहुत ज्यादा मिस किया। क्या आपने मुझे मिस किया? भाई मैंने बहुत मिस किया है। क्लास 11th में बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत भी थी, बहुत डिमांड भी आ रही थी, और फिर देखो मैं आ गया देखो मैं आ गया। हाँ मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। देखो अब जरा क्या तहलका मचाते हो तुम, एग्जाम में फोड़ के आओगे, टेंशन मत लो। अब धड़ाधड़ 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 माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी। सबने मिस किया, वेरी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आप लोगों का यही प्यार है ना, यही प्यार मुझे आपकी तरफ खींच कर लेकर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आपके एग्जाम का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो बिना किसी फालतू डायलॉगबाजी के मैं सीधा क्लास पे फोकस करता हूं। और दोस्तों बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ेंगे। कुछ दिन सितंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे ज्यादातर बच्चों के, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं ना आपको थोड़े दिन सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल सीरियस होके ही पढ़ देना प्लीज यार, ठीक है ना। ओके चलो जी उस्ताद। तो भैया मैंने आपको पहले यूटिलिटी एनालिसिस तक करा दिया था, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट हो गए थे। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी तक आपने अपने स्कूल में भी देख लिया होगा, बहुत धांसू लेवल का टॉपिक है और गारंटेड इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज हम करेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में भी मैंने लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले तुम्हें ये जो वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्लियर कर देता हूं। इक्विलिब्रियम, देखो जी मैं इसको शॉर्ट में बार बार लिखूंगा ऐसे, इक्विलिब्रियम। आप समझ जाना कि इसका मतलब यही है। आपने कई पिक्चरों में या अपने घर में घड़ी देखी होगी, वो घड़ी के नीचे एक घंटा होता है, ऐसे हिलता रहता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं, है ना। ऐसा कहते हैं कि वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आता, मतलब कभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं आता जहां वो कांस्टेंट रहे। घड़ी में सेल खत्म हो गए तो बात दूसरी है, वो कांस्टेंट हो जाएगा नहीं। तो हां, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एक ऐसी स्टेट जहां पर बंदा रेस्ट में है। तो इक्विलिब्रियम का साइंस के हिसाब से मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स में टॉपिक है ये, तो मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर बनता है भैया बेस्ट सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां से आप हिलना ना चाहो। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट, तो ना तो आप इससे आगे जाना चाहो ना आप इससे पीछे जाना चाहो, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो गई मस्त वाली रापचिक सिचुएशन, यहां से हम हिलना नहीं चाहेंगे भाई, यहीं आराम करेंगे, समझे, ऐसी सिचुएशन। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पास कोई भी बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां से कर लो। तो इसको रेस्ट की सिचुएशन बोल लो, स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब एक जगह स्थिर रहने वाली सिचुएशन बोल लो, या मेरे शब्दों में सुनोगे तो इट इज बेस्ट सिचुएशन। लेकिन ये आपके कोर्स में कोई पूछेगा नहीं इसका मतलब, आपसे पूछेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप बताओगे कंज्यूमर मतलब सामान खरीदने वाला बंदा, यानी बायर। यानी बायर इक्विलिब्रियम में कब होगा? भैया मैं सामान खरीदता हूं, मैं बायर हूं, मैं इक्विलिब्रियम में तब होऊंगा जब मैंने जो सामान खरीदा है उस सामान को खरीदने के बाद मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, अपरंपार खुशी मिल जाए। जो खुशी मुझे आपको पढ़ाने में मिलती है उसको मैं बोलता हूं मेरा इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को यानी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन यानी मजे, उसके मजे मैक्सिमम हो जाते हैं। तो मैं प्यार से ना आज आपके सामने लिख ही देता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। देखो जी मैं लिख के बताऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, यहां संतरी रंग लूंगा। तो इट इज अ सिचुएशन where a consumer या a buyer, जो मर्जी लिख दो, consumer maximizes his total utility
टोटल यूटिलिटी या फिर टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। और हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि एक बंदा कह रहा है भाई साहब मेरी सेटिस्फैक्शन तो तब मैक्सिमाइज होगी जब मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, अंबानी को फेंक दूंगा। है कोई बात नहीं खुशबू कुमारी, पहली बार लाइव है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अच्छा जी, ऐसे तो कोई बंदा इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कोई बोलेगा मेरा इक्विलिब्रियम तब है जब मैं टाटा का मालिक बनूंगा, मेरी सेटिस्फैक्शन तो तभी मैक्सिमाइज होगी। ऐसा नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर पसारता है। इसका मतलब ये कि अपने बजट में होकर बात करता है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मेरी इनकम के अंदर बात हो रही है, 100 रुपए खर्च करने के बाद मुझे अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अगर मेरे 100 रुपए वेस्ट हो गए, कभी कभी होता है ना, दुकान पे जाते हो यार, टी शर्ट खरीदने गए हैं, अपने पास 400 रुपए हैं, 400 रुपए में टी शर्ट खरीदनी है, टी शर्ट मिल गई 400 की 2, ऐसा लगता है मजा आ गया भाई, है एक की जगह 2 मिल गई। या फिर चलो मिल गई 2, घर जाके देखा तो उनका कपड़ा खराब था, एक बार पहनी और फट गई, मजा नहीं आया ना। तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम में वो 400 रुपए थे, 400 रुपए खर्च करके आए हैं और द बेस्ट चीज मिल गई, जो चाहिए था वही मिल गया, तो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गई। ओके ओके रिपोर्टर। तो यहां पर एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है आउट ऑफ हिज इनकम, आउट ऑफ हिज इनकम या आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, अपनी इनकम के अंदर अंदर बात करते हैं, समझे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप लोग 11वीं क्लास में हो, यह टॉपिक 12वीं क्लास में भी होता है, लेकिन आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, अगर आप 9वीं 10वीं क्लास में होते और मैं आपको ये सिंपल बोल रहा होता कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, तो आपको समझ में नहीं आती? आ जाती, आसानी से आ जाती। लेकिन फिर इकोनॉमिक्स में बड़ी क्लासेस में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या डिफरेंट है? क्योंकि इकोनॉमिक्स बोलती है अगर आपको पता करना है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। यहां से शुरू होगी मुश्किल बागडोर, समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स बोलती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है, अगर कंज्यूमर ने वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अब यार क्या होता है कि कई बार छोले भटूरे खा रहा हूं, मान लो 1 प्लेट छोले भटूरे खा ली, अभी और खाने की मजे आने हैं, 2 प्लेट छोले भटूरे खा ली, हाँ मजा आ गया, दैट्स इट। तो मैं बोलूंगा कि जब मैं 2 क्वांटिटी यानी 2 प्लेट छोले भटूरे खा लेता हूं तो मैं इक्विलिब्रियम में आ जाता हूं। लेकिन किसी ने जबरदस्ती तीसरी प्लेट भी खिला दी तो उल्टी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं 500 प्लेट छोले भटूरे खा जाऊंगा, नहीं ना, तो जितना मेरा मन कर रहा है उतना ही खाऊंगा। हाँ हम मिस तो कर रहे थे, मैं भी मिस कर रहा हूं। ठीक है, ये भी वारंग जैन इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम भी करता हूं, टेंशन मत लो। तो यहां पर दोस्तों कंडीशन बनी हुई है, कंडीशन लिखूंगा मैं यहां हरे रंग से, मान लो तो ये है भैया कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब कंज्यूमर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कंप्लीट कर देगा, यानी फुलफिल कर देगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी फॉलिंग, मस्ट बी फॉलिंग, और ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाइड रहती है, हमेशा ही सेटिस्फाइड। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है जैसे जैसे तुम किसी कॉमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा खाते रहोगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला मजा यानी MU कम होता रहेगा। मतलब जैसे जैसे तुम रोटी एक के बाद एक खाते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारा पेट भरता रहेगा, वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। कोई नहीं, ये हमेशा सेटिस्फाइड रहती है। मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात है सेकंड कंडीशन, कहते हैं MU और प्राइस का रेशो, P का मतलब प्राइस है। अब भाई सामान खरीदे हो तो कुछ पेमेंट भी तो कर रहे हो, MU और प्राइस का रेशो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आना चाहिए। ये क्या है ये अब समझाता हूं। और जो हम सामान खरीद रहे हैं उसका कुछ नाम रख देते हैं, क्या रखें? आलू, बैंगन, छोले भटूरे, चलो मुश्किल करते हैं, आसान नहीं। इसका नाम है X, तो X की MU और X का प्राइस दोनों को डिवाइड कर दो तो MUM के बराबर होना चाहिए।
अब ये एमयूएम क्या है, नया कॉन्सेप्ट है। एमयूएम को डेप्थ में देख लो, एमसीक्यू जरूर आ सकता है भैया। कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको शॉर्ट में एमयूएम बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रूपी भी बोलते हैं। अब देखो जी, किसी ने बोला कि मैं 1 प्लेट छोले भटूरे खा के इक्विलिब्रियम में आऊंगा, दूसरा बंदा बोल रहा भाई मैं 2 प्लेट छोले भटूरे खा के इक्विलिब्रियम में आऊंगा, तीसरा बोल रहा है मैं 2.5 प्लेट छोले भटूरे खा के इक्विलिब्रियम में आऊंगा, चौथा बोल रहा है मैं हाफ प्लेट खा के इक्विलिब्रियम में आऊंगा। संजू कोई बात नहीं, अभी बताता हूं उस बारे में। यार सब बंदे तो अलग अलग सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम में आते हैं, है ना, क्योंकि सबको चादर भी तो देखनी है अपनी, यानी अपनी इनकम भी तो देखनी है। सबकी इनकम भी अलग अलग होती है, समझ रहे हो। तो यार एक कंज्यूमर ऐसा भी हो सकता है जो 100 रुपए में 1 प्लेट मोमोज खा के मस्त मजे में आ जाए, और एक कंज्यूमर ऐसा हो सकता है जो कहेगा 1 प्लेट मोमोज यार ये 25 रुपए से ऊपर की नहीं हो सकती, मैं नहीं दूंगा इसके लिए 25 रुपए ज्यादा, है ना। तो हर कंज्यूमर पैसों की वैल्यू अलग अलग समझता है। अगर मैं टॉपिक को थोड़ा आसान करूं तो 100 रुपए और 25 रुपए की गेम नहीं बता रहा, आप समझो। मैं आयु रिपीट ही कर रहा हूं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया है मान लो, 1 रुपए की वैल्यू राहुल अलग समझता होगा, प्रिया अलग समझती होगी, सुरेश अलग समझता होगा, बंटी अलग समझती होगी, बबली अलग समझती होगी, है ना। 1 रुपए की वैल्यू शाहरुख खान के लिए अलग है, सलमान खान के लिए अलग है, अक्षय कुमार के लिए अलग है, रजनीकांत के लिए अलग है, रणवीर सिंह के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है। 1 रुपए में मैं 16 टॉफी खरीदने की कोशिश करता हूं, आप 1 रुपए में 1 टॉफी खरीद के खुश हो जाओगे। गरीब आदमी ज्यादा खरीदना चाहता है ना। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी है, ये बोलता है कि 1 रुपए की वैल्यू बंदा क्या समझता है। तो 1 रुपए की वैल्यू मतलब यूटिल्स में ही वैल्यू है। 1 रुपए की वैल्यू आप 5 यूटिल समझते हो या 10 यूटिल समझते हो, वो वाली बात है। तो इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे इट इज वर्थ ऑफ अ रुपी। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, यानी औकात। वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ बायर। एक बायर के लिए 1 रुपए की क्या औकात है, इस बात को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और हम यहां अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। यह अजम्पशन ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। सच्चाई में यार आप 1 रुपए की वैल्यू मान लो, सोचते हो कि आपको 1 रुपए में 1 टॉफी मिल जाए, या फिर कोई बंदा सोचता है 1 रुपए में 5 यूटिल्स की कुछ भी चीज उसको मिल जाए, समझ रहे हो। तो ऐसा मान के चलते हैं उसका नेचर वैसे ही रहेगा, लेकिन सच्चाई में नेचर बदलता रहता है। लेकिन वो वाली बात मान लेंगे तो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले सिंपल बात लेके चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, एमयूएम आपकी कांस्टेंट रहती है। एमयूएम और सिर्फ एमयू बहुत अलग चीज है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। एमयूएम एक नया कॉन्सेप्ट है जो इतना ही खत्म है, यही खत्म है, इससे आगे नहीं है, इतना ही पढ़ना है आपको। एमयूएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आ सकती है, या फिर पूछा जा सकता है ये कांस्टेंट होता है या फॉल होता है, बस। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये एमयू से अलग है, नाम सेम सा लग रहा है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। रिद्धि गुप्ता, इसका एग्जांपल मैंने यही तो दिया कि एक बंदा कुछ और सोच सकता है 1 रुपए में क्या मिले उसको, दूसरा बंदा कुछ और सोच सकता है 1 रुपए में उसको क्या मिले। ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं जिनके 11th क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कह रहे हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी की क्लास कब से होगी, मैं स्टार्ट कराता हूं बहुत जल्दी। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अभी मिस कर रहा हूं भाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो जी। मैंने क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ठीक है, तुम समझ गए हो, लेकिन पेपर में बाबू क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में बोलते हैं कि आप एक ऐसी टेबल बनाओ, टेबल को इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल भी बोलते हैं। आप एक ऐसी टेबल बनाओ जिस टेबल में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दिखाई भी दे। अच्छा, ऐसी टेबल बनाए तो टेबल सुन लो, टेबल बना के दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, टेबल ही बना के दिखाऊंगा। ठीक है जी। मैं ऊपर कुछ चीजें अज्यूम कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं। किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी चल रही है, यहां पर मान लो छोले भटूरे की प्लेट चल रही है, 1 प्लेट भटूरे, 2 प्लेट भटूरे, 3 प्लेट भटूरे, 4 प्लेट भटूरे, 5 प्लेट भटूरे, 6 प्लेट भटूरे। अब बच्चा जानता है, जो लव सर का यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर पढ़ चुका है, कि जैसे जैसे तुम किसी कॉमोडिटी को ज्यादा खाते रहते हो
उससे मिलने वाली एमयू कम होती रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती रहती है। अब कितनी कम होगी, कुछ होगा, क्या होगा, अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, सपोज कर लो, कुछ भी अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये टेबल है ना इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बोलता भी है कि कोई इमेजिनरी टेबल बना दो, ना भी बोल रहा हूं तो भी इमेजिनेशन होती है। मान लो यूटिलिटी में 10 ले रहा हूं, फिर एक भटूरे की प्लेट से 8 हो जाएगी, एक और से 6 हो जाएगी, एक और खाओगे 4, एक और खाओगे तो यूटिलिटी 0 हो गई, एमयू 0, मतलब टोटल नहीं, एमयू 0, मतलब आपका पेट भर चुका है। आप बोल रहे हो एक प्लेट भटूरा और खिला दिया तो भैया उल्टी कर दूंगा, माइनस में मार्जिनल यूटिलिटी पहुंच जाएगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, पहली और दूसरी ध्यान रखना। पहली कंडीशन है एमयू मस्ट बी फॉलिंग, तो मेरी टेबल के अंदर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, एमयू फॉल हो रही है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब मुझे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दूसरी कंडीशन बोलती है एमयू और प्राइस की रेशो निकाल लो। मैं निकाल लेता हूं, फिर इसको एमयूएम के बराबर कर देना, मैं कर दूंगा, देखो जरा कैसे। भैया एमयू और प्राइस की रेशो निकालू, यहां पर एमयू को प्राइस से डिवाइड करूं, प्राइस तो है ही नहीं, प्राइस आपको अपने आप अपनी मर्जी से अज्यूम करना होगा, क्योंकि तुम टीचर को दिखा रहे हो, समझ रहे हो, कोई असली बात नहीं चल रही। मैं मान लेता हूं छोले भटूरे की एक प्लेट, छोले भटूरे का नाम एक्स रख दिया, इसका भी नाम एक्स रख दिया। एक प्लेट कितने की है, 2 रुपए की मान लो भैया, 2 की आती नहीं है वैसे, 2 की मान लो, तो हर कोई प्लेट 2 ही रुपए की आएगी। फिर आपको एमयू एक्स को पी एक्स से डिवाइड करना होगा, तो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स टेबल बना लो, बना ली, तो 10 अपॉन 2 यानी एमयू एक्स अपॉन पी एक्स, 10 अपॉन 2 5, 8 अपॉन 2 4, 6 अपॉन 2 3, 4 अपॉन 2 2, 0 अपॉन 2 0, -2 अपॉन 2 इट इज -1। आप देख रहे हो जहां पर भी ये वाली रेशो एमयूएम के बराबर होगी वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, देख लो जरा। कंडीशन नंबर 2 बोल रही है कि ये रेशो इसके बराबर जहां होगी वहां इक्विलिब्रियम होगा। इन दोनों का हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बराबर होती है। अब ये तो भैया तब पता लगेगा ना जब तुम एमयूएम बताओगे कितनी है। सब कुछ अपनी मर्जी से लेट करना है, तुम्हारा जहां मन कर रहा है तुम वहां पर इक्विलिब्रियम दिखा दो। मैं यहां पर एमयूएम की वैल्यू लेट कर लेता हूं, जो मेरा मन कर रहा है वो लेट करूंगा। मैं 3 लेट कर लेता हूं, 3 लेट कर ली। आपको पता है कि यही स्पेशल चीज है, ऐसी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था कि एमयूएम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ही रहेगी, 3 है तो हमेशा 3 रहेगी। आप देख पा रहे हो कि एमयूएम ये और ये एमयूएक्स और पीएक्स का जो रेशो है, ये 5 है, ये 3 है, बराबर नहीं है, 4 है, ये 3 है, बराबर नहीं है, ये 3 है और ये 3 है, ये बराबर है। तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, इसको तुम बॉक्स में डाल देना ऐसे, टीचर खुश हो जाएगा तुम्हारा कि यहां बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो बोलेंगे यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। और जब इक्विलिब्रियम में है तो कितना खा रहा है, कितने प्लेट भटूरे खा रहा है, ये क्वांटिटी से पता लगेगा, 3 प्लेट भटूरे खा रहा है। तो यहां चुपचाप लिख देना कंक्लूजन जो बन रहा है, कंक्लूजन मैं लिखूंगा हरे रंग से, ठीक है, हरे रंग से यहां पर कंक्लूजन लिखता हूं, हेंस कंज्यूमर achieves his equilibrium when he buy 3 units of छोले भटूरे, 3 units of the छोले भटूरे, छोले भटूरे की जगह लिख दिया कमोडिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबू कॉन्क्लूजन बन गया जी, तुम्हें बनाना भी आ गया, टेबल के नीचे लिखते हैं ना एक्सप्लेन करने के बाद, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ठीक है जी, समझ में आ गया, आपको टेबल बनानी आएगी। अब सुनो, मैं तुम्हें पूरे भारत के अंदर डिफरेंशिएट करके बताता हूं। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे कराते हैं जैसे मैंने कराया है, काफी सारे स्कूल में इसको बदल देते हैं, यानी आप पहली बात ध्यान रखना आपको ऐसे करना है। और काफी सारे स्कूल में क्या करते हैं, काफी सारे स्कूल में कहते हैं एक कॉलम और बनेगी, इस कॉलम का नाम क्या रखते हैं, ये इस कॉलम का नाम रखते हैं गेन या फिर लॉस। ये गेन या लॉस कैसे निकलता है, ये भैया एमयूएक्स अपॉन पीएक्स को माइनस करते हैं एमयूएम से। ये चालाकी खेल रहे हैं, शाने टीचर हैं ये बच्चों को फंसाना चाहते हैं, कहते हैं इन दोनों को माइनस करो, 5 में से 3 गया, यहां लिख रहा हूं मैं
यही चीज MUX अपॉन PX माइनस MUM। 5 में से 3 माइनस करो 2 बचेगा, 4 में से 3 माइनस करो 1 बचेगा, 3 में से 3 माइनस करो 0 बचेगा, 2 में से 3 माइनस करो -1, 0 में से 3 गया -3, -1 में से 3 माइनस करो यानी -1 -3, तो आंसर -4 आएगा। देख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा। ये टीचर बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां ना गेन होगा ना जहां पर लॉस होगा, यानी यही वाली सिचुएशन। एक कॉलम और बनवाते हैं फालतू। टीचर पे डिपेंड करता है, स्मार्ट जो भी बने हुए हैं अपने हिसाब से। जिन स्कूल में ऐसे करवा रखा है वो ऐसे करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, दोनों स्कूल के तरीके बता दिए मैंने। और सुनो, जिन स्कूल में SK अग्रवाला बुक लगवा रखी है उसमें ऐसे बता रखा है, शायद संदीप गर्ग में भी ऐसे बता रखा है, लेकिन जो मैंने पहले बताया था TRJN में वैसे बता रखा था, तो सभी में। ठीक है, चलो जी। और सुनो मेरी बात, काफी सारे स्कूल वाले और अलग चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, सुपर फास्ट। उनको पता नहीं है कि यहां पर बच्चे लफ्जर से पढ़ रहे हैं, वो सारे टीचर की नब्ज पकड़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, ये वाली नहीं करा रहे आपको। वो कह रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन वो होती है जहां पर MUX अपॉन कुछ नहीं होता, सीधा MUX और प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर जहां पर होते हैं वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। आप दोनों में से कोई भी लिख दो, सही होता है। अब ये कैसे हैं? ये थोड़े लोअर लेवल के बंदे हैं, ये हाई लेवल के बंदे हैं। कैसे भैया? इस कंडीशन में से ही ये वाली कंडीशन निकली है। कैसे? देख लो जी, आपुन बताएगा आपको। देखो जी, सेकंड कंडीशन सच में यही होती है जो मैं बना रहा हूं, MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUM। ये टीचर बोलते हैं MUM की भसड़ मत पालो, MUM को आप 1 मान लो, लेट MUM, क्योंकि बच्चों को परेशान करती है ये। 1 मान लिया तो इसकी जगह 1 पुट कर दो, तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये MUX प्राइस ऑफ X उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्राइस ऑफ X। तो वो कहते हैं ये वाली कंडीशन होती है। अब जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो, क्योंकि सारी बातें यहां मन अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। संजू राजपूत ने बोला देखो हमारे स्कूल में ऐसे करा है, काफी सारे स्कूलों में ऐसा करा रहे हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद CUET का पेपर होगा ना, वहां पर कोई भी तरीका हो सकता है। टीचर अपनी अपनी चला रहे हैं, उनको पता नहीं है, लफ्जर आ गए हैं, जिसकी चलती है सबके सुपड़े साफ कर देंगे, बता देंगे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है। और जिस बच्चे ने स्कूल में नहीं पढ़ा है, फरजान आलम, तो वो बच्चे अपनी बुक खोल खोल के देख लो कौन कौन सी टेबल बना रखी है, कहानी खत्म। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है, सॉर्टेड है चीजें। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। ये मैंने क्या बोल दिया राजा? सिंगल कॉमोडिटी क्यों बोल रहे हो सर? सिंगल मतलब एक। जब कंज्यूमर एक कॉमोडिटी परचेज करता है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे आता है? एक ही तो कर रहा था अभी, छोले भटूरे की एक प्लेट मान लो, एक ही कॉमोडिटी थी, उसको परचेज कर रहा था, इक्विलिब्रियम में कैसे आता है? तो भैया जब ये क्वेश्चन आए 6 नंबर का आएगा, आंसर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख देना, मतलब मीनिंग लिख देना। मैंने कराया आपको? जी हां कराया है। फिर कंडीशन लिख देना, 2 कंडीशन कराई है, जैसी भी तुम्हारे स्कूल में हुई हो उस हिसाब से लिख देना। टीचर नाराज हो जाएगा अगर टीचर के हटके चलोगे तो। ठीक है, एक्सप्लेन द, अच्छा 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 अच्छा, ओके, इतनी भावना में बह गया ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंडीशन लिख दोगे, 2 कंडीशन है, एक फिर दूसरी। फिर लिखोगे दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। टेबल को काफी सारे स्कूल में स्केड्यूल बोलते हैं, कुछ बच्चे मेरी तरह शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल नहीं स्केड्यूल। ठीक है, फिर दोस्तों टेबल को एक्सप्लेन कर देना कि टेबल में क्या क्या दिखाया हुआ है। ये आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तब। ठीक है, पहले मत मांगना कोई भी। फिर इसका कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन मैंने आपको लिख के बता दिया टेबल के साथ ही। और कोई माइकल लाल नहीं जो तुम्हारे यहां नंबर काट ले,
कोई माइकल लाल नहीं जो तुम्हारे यहां नंबर काट ले। समझ गए इस बात को? समझ गए ना? चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। अब एडिशनल क्वेश्चन देख लो। एक पेपर में क्वेश्चन आया, जब MUX इज मोर देन PX है तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? हम बोलेंगे नहीं है। तब होगा जब दोनों बराबर होंगे। अब मैं उन स्कूल के हिसाब से चल रहा हूं जिन स्कूल में ऐसे कराया है। तो कब होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? तब होगा जब उसको ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे भैया? प्राइस है, प्राइस तो कंज्यूमर के हाथ में है नहीं, ये तो दुकानदार के हाथ में होता है। ये कंज्यूमर के हाथ में है कि वो इसको कम कर ले। MU को उसको कम करना पड़ेगा। MU कम कब होती है? जब वो क्वांटिटी बढ़ा देता है, यानी कंजम्पशन बढ़ा देता है। तो ऐसा बोलेंगे, जब कंजम्पशन बढ़ाओगे, कंजम्पशन कौन सा है? X का। तो जब भी X का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो तब तक बढ़ाते रहना जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, क्या पढ़ा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? आप बोलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? तो वो गुड X का कंजम्पशन बढ़ाएगा तब तक जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये मुश्किल वाली बात है, ठीक है? ओके जी। अब MUX इज लेस देन प्राइस ऑफ गुड X है, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? जब वो MU को बढ़ाएगा, क्योंकि प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकता, वो तो बायर करेगा और सेलर करेगा। MU कैसे बढ़ेगी भैया? जब कंजम्पशन बढ़ाते हो तो MU कम हो जाती है। आप कंजम्पशन कम कर दो, क्वांटिटी गुड X की कम कर दो, तो MU बढ़ने लग जाएगी तब तक जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैंने 2 बार कंज्यूमर लिखा है, शिवा त्यागी, देखते हैं जरा। अरे अब तो ठीक कर दिया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। और कई बार लिख भी देते हैं टीचर, यूज अ हाइपोथेटिकल टेबल। हाइपोथेटिकल मतलब अपनी मर्जी से कोई भी टेबल बना दो, टेबल या फिर स्केड्यूल। हो गया जी काम। लेकिन 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 उस्ताद, लेकिन क्या कंज्यूमर जिंदगी में एक ही कमोडिटी खरीदता है? वो 2 भी तो खरीद सकता है। तो आपके कोर्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल गुड्स भी है। यानी जब आप 2 चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, जब आप 2 चीजें खरीद रहे हो, ध्यान रखना। अच्छा सर, जब 2 चीजें खरीद रहे हो तो समझा दो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो भाई समझा देते हैं। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगा, बस कंडीशन बदलती रहेगी जितनी आप गुड्स खरीदते हो उसके हिसाब से। मान लो आप 2 गुड्स खरीद रहे हो, यहां पे एक का नाम X है, एक का नाम Y है। 2 गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है। एक का नाम मान लो गन है, एक का नाम मक्खन है। गन खरीद रहे हो, ऐसा मत करना यार, ठीक है। कोई नहीं, बटर और क्या मानू, छोले भटूरे तो पहले खरीद रहे थे। मैं मानता हूं कि आप खरीद रहे हो नहाने का साबुन और शैम्पू। नहीं, नहाने का साबुन और चाय, 2 चीजें खरीद रहे हो, चाय और नहाने का साबुन। जो मर्जी मान लो, हटा सावन की घटा पत्ती बुझाए यार। X और Y खरीद रहे हो, टमाटर तो खरीद नहीं सकते, महंगे हो रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बदल जाती है। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स यानी डबल कमोडिटीज, डबल ट्रबल। ठीक है जी। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी समझा दो जी। अब समझ लो जी, पहली कंडीशन हमेशा सेम रहेगी, चाहे पहली गुड हो चाहे दूसरी गुड हो, MU मस्ट बी फॉलिंग। MU मस्ट बी फॉलिंग। फॉलिंग को डिमिनिशिंग भी बोल देते हैं, ये कंडीशन है पहली। देख लो जी, जब सिंगल कमोडिटी कराई थी तब भी मैंने आपको कंडीशन कराई थी, कहां गई, ये रही। ये कंज्यूमर कंडीशन थी इन केस ऑफ सिंगल गुड या 1 कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मान लो, अब लिख देता हूं ना, अब तो आपको पता लग गया, डिफरेंशिएट हो गया। MU मस्ट बी फॉलिंग सेम थी, लेकिन दूसरी बदल जाएगी। दूसरी कैसे बदलेगी ये देख लो। दूसरी समझना, दूसरी कंडीशन में लिखेंगे पहले MU X अपॉन प्राइस ऑफ X का रेशो, फिर यही काम करेंगे Y के साथ, Y भी तो खरीद रहे हो,
एम यू वाई अपॉन वाई का प्राइस, ये वाई का प्राइस है, ये एक्स का प्राइस है, दोनों की रेशो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर हो जाए तो फिर ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के भी इक्वल होनी चाहिए। बस जहां पर इतनी बड़ी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वहां पर बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। अच्छा मान लो 3 गुड्स कंज्यूम कर रहा हो, तो भैया 3 गुड्स कंज्यूम कर रहा हो तो छप्पर में यहां देख लो, तो पहली कंडीशन सेम रहेगी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड। यानी जितनी गुड है उतनी गुड का सिस्टम ये करते रहो, ये सब बराबर हो जाएगी एम यू एम के 3 गुड्स के केस में। लेकिन 3 गुड्स का केस कोर्स में नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको जानना होता है। दिस वन इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है ना। 4 होगी तो चौथी गुड का नाम लिख देना, कुछ भी, टमाटर ही लिख देना इस बार, तो टमाटर महंगा हो रहा है इस बार, वही लिख देना, समझ लो। टेबल खुद से एक्सप्लेन करनी है स्पर्श, वो नोट्स में एक्सप्लेन कर रखी है, डोंट वरी, ठीक है, अपने वर्ड्स में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके जी। अब ये मुश्किल टेबल है भाई, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इससे मुश्किल कुछ नहीं है। रितु मैंने बोला ना सीरियस होकर पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। अब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस टेबल से मुश्किल कुछ नहीं है, तो अपना दिमाग तरोताजा लेवल पे सेम कर देना, नहीं सिया अलग अलग होती है, ठीक है सिलेबस में कंडीशन प्रॉपर है भाई। वंश प्राइस ऑफ गुड एक्स को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, ये माना ही हुआ है, अगर हम फ्लक्चुएट कर देंगे तो फिर फ्लक्चुएशन ही हो जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सत्यम सैनी पढ़ा देंगे भाई सितंबर तक, ठीक है। चलो जी उस्ताद आ जाओ, यहां देख लो जी। तो मैं एक बार 2 गुड्स है ना, यहां पर थोड़ा अलग लेवल पे चलेंगे, क्योंकि एक ही कमोडिटी खा रहे थे पहले, उसके प्राइस को हमने इतना कुछ ध्यान में नहीं दिया था, अब ध्यान में देंगे। मान लेते हैं हम 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और हरे रंग से बताता हूं आपको, लेट प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है, मान लो 5 रुपए की एक है, ₹5 पर यूनिट, आप सीधा 5 रुपए भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ऑफ गुड बाय भी मान लो, इसका रेट थोड़ा सस्ता मान लेते हैं, ₹2 पर यूनिट, अपने हिसाब से मान के चल लो। कंज्यूमर के पास टोटल कितने पैसे हैं वो भी अज्यूम कर लेते पहले ही, लेकिन अभी बता नहीं रहा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि चक्कर क्या पड़ेगा वो देख लेना। नहीं मान ही लेता हूं यार, कंज्यूमर के पास पैसे को बोलते हैं उसकी मनी इनकम, जो वो खर्च करने के लिए लाया है, ये सारे पैसे खर्च करेगा, इसको एम बोल रहा हूं सिर्फ, ये 20 रुपए है मान लो। ये बात अगर अज्यूम कर लेते हैं तो मैं आपके सामने एक सुंदर सी टेबल पेश करना चाहूंगा, जहां पर सबसे पहले लिखूंगा क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, यहां लिखूंगा ओके पेन का कलर चेंज करके, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, अब एक और कॉमोडिटी है वाई, तो वाई की भी मार्जिनल यूटिलिटी लिखूंगा। अब एमयू अपनी मर्जी से लेट कर लो भाई, उसको जितना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो उसको गिराते रहो, यही कॉन्सेप्ट है, गिराओ जी गिराओ। एमयू एक्स पहले मान लो 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 0 है। आपको आसान नहीं रहे इसलिए मैंने आसान फिगर ले ली। एमयू वाई अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, मैं मान लो 24 लेता हूं, फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14 ले लीजिए। अब क्या कर लोगे, कोई बात नहीं भैया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कैसे, पहली कंडीशन बोलती है एमयू मस्ट बी फॉलिंग, तो देखो एमयू फॉल कर रहा है, कहां दिख रहा है, ये देखो एमयू फॉल कर रहा है, एक्स का भी फॉल कर रहा है, वाई का भी फॉल कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन बोलती है कि एमयू एक्स और पी एक्स की रेशियो निकालो, फिर एमयू वाई और पी वाई की रेशियो निकालो, फिर दोनों की बराबरी देखो, फिर ये तीसरा आइटम आएगा। पहले इनको तो कर ले, चलो जी कर लेते हैं। तो यहां निकालेंगे हम एमयू एक्स और प्राइस की रेशियो, यहां निकालेंगे एमयू वाई और वाई के प्राइस की रेशियो, और यहां एमयू एम लिखेंगे अपनी मर्जी से। मर्जी कैसे चलेगी बताऊंगा। चलो जी अब कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। कलर कौन सा यूज करूं, बड़े दिनों के बाद हरा रंग यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो जी अब देखो जी, एमयू एक्स को उसके प्राइस से डिवाइड करना है। एक्स का प्राइस तो 5 रुपए है,
MUX मैंने ये लिखी हुई है, तो डिवाइड कर करके यहां लिख दो 50/5 10, 40/5 8, 30/5 6, 20/5 4, 10/5 2, 0/5 0 ही होता है। इधर आ जाओ, MUY को PY से डिवाइड करना है, PY है 2 रुपया, तो 24/2 12, 22/2 11, 20/2 10, 18/2 9, 16/2 8, 14/2 7। हो गया सिस्टम हो गया हैंग। मुश्किल है कॉन्सेप्ट, लेकिन इंपॉसिबल नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो बच्चे सीरियस है वो तो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मजाक नहीं चलेगा जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते, करना ही पड़ेगा। चलो जी, ठीक है जी। अब भैया ये देखो, तुम यहां पर जो माजरा दिख रहा है, ये आपस में बराबर होने चाहिए, बराबर तो है ही नहीं। 10 12, 8 11, 6 10, 4 9, 2 8, 0 7, ये बराबर नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसने बोला कि आमने सामने बराबर होने चाहिए? ऊपर नीचे बराबर हो सकते हैं, जैसे 10 और 10 बराबर है, ये 8 और 8 बराबर है, ऐसे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात सुनना जरा, अभी आएगी तब सुनना। इजी है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो यार, मैं बोलता हूं अगर कंज्यूमर 10 और 10 पे इक्विलिब्रियम में है, मान लो, तो एक्स वाली साइड ये रही, एक्स को कितना खाएगा? 1 यूनिट ऑफ एक्स खाएगा कंज्यूमर। वाई के लिए, वाई वाली साइड है, वाई यहां तीसरे नंबर पे लिखा है, तो वाई कितनी खाएगा? 3 वाई खाएगा। अब इनका रेट देखो जरा, 1 एक्स 5 रुपए की, कितनी 5 रुपए खर्च होंगे। 3 वाई 2 रुपए की एक है, तो 3 वाई 6 की आएगी। तो टोटल एक्स पे 5 रुपए खर्च रहा है, वाई पे 6 रुपए खर्च रहा है, तो 11 रुपए कंज्यूमर के खर्च होंगे। लेकिन कंज्यूमर के पास है कितने रुपए? 20 रुपए। इसलिए ये 10-10 वाला इक्विलिब्रियम नहीं होगा रे बाबा। क्यों? बच्चे तो बोलेंगे सर 20 रुपए उसके पास, 11 रुपए खर्च हो गए, 9 रुपए बच गए। नहीं नहीं बाबू, क्या पता उसके पास 20,000 रुपए हो, लेकिन हम वो पैसे लेकर चलते हैं जो वो खर्च करने वाला है। सेविंग वेविंग अज्यूम नहीं करनी, सारे पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको सबको मिटा दो और एक बार चेक कर लेते हैं 8-8 वाले पे क्या माजरा हो रहा है। 8-8 वाले पे देखो, ये x वाली साइड पे 8 लिखा है, ये y वाली साइड पे 8 लिखा है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। ठीक है जी। अब यहां पर x कितना कंज्यूम हो रहा है? देखो जी, x की क्वांटिटी 2 कंज्यूम हो रही है, x लिख दिया। y की क्वांटिटी 1 2 3 4, 5वें नंबर पे, तो सीधा 5 लिख दिया, ये y की क्वांटिटी है। अब 2x कितने की आ रही है? 2x भैया 5 की 1x है, तो 2x हो गई 10 की, 10 रुपया। ठीक है जी। 5y कितने की आ रही है? भैया 1y 2 रुपए की है, तो 5y भी हो गई 10 रुपए की। तो टोटल कितने रुपए खर्च रहा है कंज्यूमर? 20 रुपए खर्च रहा है, 10x पे 10y पे। जी हां, ये सेट बैठ रहा है इक्विलिब्रियम। तो यहां पर MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर हो रही है। तो MUM की वैल्यू क्या ले भैया? इसको भूल गए क्या? नहीं नहीं, भूले नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू ले लो। अब जो मर्जी कौन सी? जो सेट बैठ रही है भैया वही लेनी है। 8 बैठ रही है, 8 ही लेते रहो, बस सॉर्टेड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां कोई बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, गोले गोले बना दिए, टीचर समझ जाएगा। अब एक बच्चा यह पूछ सकता है कि सर अगर कंज्यूमर की इनकम 11 रुपए होती तो वो 10-10 वाले पे इक्विलिब्रियम दिखा सकता था? जी हां, दिखा सकता था। तो आप यहां पर 11 लिख देते तो 10-10 वाला इक्विलिब्रियम हो जाता। आपकी मर्जी से जो मर्जी करो। हाँ, एक ही एमईएम लेना, करंट वो कांस्टेंट रहता है भाई, इसलिए एमईएम सेम रहना है। ठीक है, तो ध्यान रखना एमयूएम तो मैंने बता दिया, मतलब आप कुछ भी डेटा ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से आप इसको कर लो। मैं एक बार दीक्षा रिपीट कर देता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको ठीक लगे। देखो जी, मैंने क्या किया मैंने बोला लेट करेंगे मेरा पेन का कलर क्या है? क्या ब्लैक हो गया क्या? ये लो जी, व्हाइट से करता हूं पूरा। लेट प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपया, प्राइस ऑफ वाई 2 रुपया, ये लेट कर लिया। कंज्यूमर की इनकम भी लेट कर ली 20 रुपया। ये लेट करने के बाद मैं यहां टेबल बना रहा हूं, क्वांटिटी लिख रहा हूं 1 2
3 4 5 6। इधर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लिख रहा हूं, इधर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लिख रहा हूं, और इधर कंडीशन के हिसाब से एमयू एक्स को मैं डिवाइड करूंगा प्राइस ऑफ एक्स से। प्राइस ऑफ एक्स ये लेट किया हुआ है। फिर इधर एमयू वाई लिखूंगा और प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करूंगा। प्राइस ऑफ वाई ये लिखा हुआ है, अज्यूम करना है हमने सब कुछ। फिर इधर आ जाएगी उस्ताद एमयू एम आ जाएगी। तो चलो इक्विलिब्रियम की कहानी यहां सेट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो एमयू एक्स डिक्रीज हो रही है 50 40 30 20 10 0। एमयू वाई भी डिक्रीज हो रही है 24 22 20 18 16 14। देख रहे हो दोस्तों, मैंने डेटा वो लिया है, इमेजिन ही वो किया है जो आपको याद करना आसान रहे। आसान होना चाहिए याद, ठीक है, आसान होना चाहिए, क्योंकि कुछ और वैल्यू भी ले सकता था जो आपको परेशान करे। फिर इस एमयू को प्राइस से डिवाइड करना है, यानी 5 से। ठीक है जी, प्राइस से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो। 50/5 10, 40/5 8, 30/5 6। फिर देखोगे तो ये वैल्यू कम होती रहेगी 4 2 0। ऐसे ही एमयू वाई को पी वाई से डिवाइड करके यहां लिखेंगे। एमयू वाई 24 है, प्राइस इसका 2 है। 24/2 12, 22/2 11, 20/2 10, 9 8 7। ऐसे ही वैल्यूज आ जाएंगी। और अपनी मर्जी से तुम एमयूएम को 8 लेट कर लो। यहां 8 लिखा है, यहां भी 8 लिखा है, बराबर हो रहे हैं। ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है। ये एक्स के लिए क्यों है? क्योंकि एक्स यहां पर है, ये वाई यहां पर है, तो वाई के लिए। अपनी मर्जी से 8 लेट कर लो। हो गया जी, हो गया जी। फिर बोलो बल्ले 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 बल्ले। बड़ा इंपॉर्टेंट और खतरनाक लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आपको आज की क्लास में करा दिया। वैसे मैं करा दिया तुम्हें, वैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं 2 क्लास में कराता हूं। ठीक है, 2 क्लास में कराता हूं। ठीक है जी, इसका कंक्लूजन क्या बनेगा भैया ये बताओ। तो कंक्लूजन मैं आपको पीछे ही बता रहा था, टेबल में पुराने वाले ले लेता हूं। कंक्लूजन यहां लिखता हूं। कंक्लूजन क्या बनना चाहिए? तो यहां लिखूंगा कंक्लूजन। हेंस का मतलब देयरफॉर कंज्यूमर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। कब? जब वो एक्स की 2 यूनिट लेता है और वाई की 5 यूनिट लेता है। व्हेन ही कंज्यूम, यार ये ही क्यों लिखते हैं, शी भी तो लिख सकते हैं। लड़कियां शी लिखना, लड़के ही लिखना। व्हेन ही कंज्यूम्स 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब यह इनकम की भसुड़ी भी थी तो लिख भी देना, बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑफ कितना रुपए की थी? ₹20। दैट्स इट। ये कंक्लूजन बन जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा लब सर ये बताओ। देखो भैया एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स या डबल कमोडिटी। और बोलेगा यूज अ हाइपोथेटिकल टेबल, 6 नंबर का। और काफी सारी जगह ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज करो कंज्यूमर गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, तो बताओ कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। कई जगह लिखा होता है कंज्यूमर गुड ए को कंज्यूम कर रहा है, गुड बी को कंज्यूम कर रहा है, तो बताओ कैसे इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। तो मैंने एक्स और वी बोला है, तुम ए और बी भी बोल सकते हो। आंसर कैसे लिखना भैया? आंसर में बात बनेगी, सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे जो कभी चेंज नहीं होगी, जो शुरू में पढ़ाई थी वही बनेगी। फिर यहां पर लिखोगे दूसरे नंबर पे कंडीशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। यहां कंडीशन अलग हो जाती है, सेकंड वाली 2 कंडीशन हो गई। इसकी टेबल भी अलग बनेगी, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी चेंज हो जाएगी, और इसका कंक्लूजन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं? एक्सप्लेनेशन में वो लिखते हैं जो टेबल में दिखाया है, समझ रहे हो। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक बहुत बेहतरीन चीज आपको एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, बहुत बेहतरीन चीज जो मैंने दिखाई है, जो नोट्स में भी आपको मिलेगी। आपसे कभी कभी है ना
कभी कभी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आता है। आपको टीचर थोड़ा मतलब एक्टिव होगा, आलसी नहीं होगा, तो आपको पेपर में ये टेबल बना के दे देगा और आपसे कुछ भयंकर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कंज्यूमर को एक्स खरीदने के बाद टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है। टोटल टोटल एक्स तो 2 खरीद रहा है, पहली एक्स से उसको मिल रही थी कहां गई 50 यूटिलिटी, दूसरी एक्स से कितनी मिल रही थी 90। तो हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी जो उसको एक्स से मिल रही है, पहले 50 मिली फिर 40 मिली, तो टोटल कितनी हो गई 90। और यूटिलिटी को लिखते हैं यूटिल्स। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बहुत खतरनाक बता रहा हूं। दूसरा पूछ सकता है वाई जो खा रहा है वो 5, तो वाई को कंज्यूम करके उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो भैया वाई 5 खा रहा है ना, तो पांचों वैल्यूज को ऐड कर दो, ये पांचों। तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वाई जो उसको मिल रही है 24, 22, 20, 18, 16 सबको जोड़ दो। 24, 22, 20, 18, 16। आप कैचअप करके देखोगे तो आंसर 100 आएगा। 100 यूटिल्स, वाई से 100 मिल रही है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्स और वाई दोनों का जोड़ दो, टोटल तामझाम यूटिलिटी कितनी मिल रही है उसको, तो हम जोड़ देंगे 90 और 100, कुल मिला के 190 यूटिल्स मिल रही है। आप कभी भी देख लेना, उसको 190 यूटिल से ज्यादा यूटिलिटी कभी मिल ही नहीं सकती अगर उसके पास 20 रुपए है तो। 20 रुपए में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं खरीदा जाएगा जिससे उसकी यूटिलिटी 120 से ज्यादा और 190 से ज्यादा हो जाए। आप बोलोगे सर ये सारी ले लो, ये भी सारी ले लो, ले तो लो, पैसे कहां से लाओगे, 20 रुपए की बात हो रही है, समझे। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट कवर अप हो गया आपका। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन में भी ये कैलकुलेशन दिखा सकते हो, टीचर को अच्छा लगेगा, दिखा सकते हैं, ठीक है जी। आपसे एक बार क्विज हो जाए, क्विज का एक क्वेश्चन पूछ लूं यार, मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन लिखा है भैया, डैश इज एन इकोनॉमिक एजेंट, कोई तो इकोनॉमिक एजेंट होता होगा, हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो बंदा फाइनल गुड्स को कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं। कृष्णा 190 से कम हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं होगा फिर, ठीक है। उसको कंज्यूमर बंडल बोलेंगे या कंज्यूमर बोलेंगे या इक्विलिब्रियम बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, ये मैंने कराया नहीं है आपको, बेसिकली आज की क्लास में पहले बता रखा है। लेकिन आप मुझे बताओ जरा इसका आंसर होगा क्या। आपको 30 सेकंड देता हूं। हाँ जी उस्ताद, तो टाइम आपका खत्म, टाइम खत्म। टाइम इज ओवर नाउ। तो दोस्तों ये जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है, तो 2 आंसर है। जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर होता है, चाहे कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, दोनों ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स का ही बंदा है, ठीक है। तो इसको सेकंड बोलेंगे और देखेंगे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। आभास, अक्षत, पर्ल, हर्षित, चिंटू आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड भैया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हो कि इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। कंज्यूमर बिहेवियर कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, माइक्रो में या मैक्रो में। ये इनकम एनालिसिस तो कोई ब्रांच नहीं है, चलो छोड़ो, ये थर्ड वाला गलत है। बाकी आप आंसर बताओ, 30 सेकंड है आपके पास। दोबारा से अरे गड़बड़ हो गई, अरे सिट्टी बज गई, काफी बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी ना। ओके 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 यार, हाँ क्लियर तो हो ही गया होगा बच्चों को भाई, क्लियर तो हो ही गया होगा उस्ताद। हाँ।
तेरे जैसा यार, स्मार्ट लग रहा हूं, है आई, थोड़ा निखार आया चेहरे पे, सुंदरता आई है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टाइम इज अप। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली क्लियर स्ट्रेट आंसर है, कॉन्फिडेंस भी बच्चों को बढ़ा होगा। बहुत ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया। शोभांश, आर्त्रिका, आर्त्रिका पवार, ठीक है, अक्षत, मिस्टर गुप्ता, आयुष वर्मा जी ने सबसे जल्दी आंसर दिया। आपको पता होना चाहिए। देखो जी, थोड़ी सी बातें और आपसे करता हूं, थोड़ी मुश्किल चिंतन कर लेता हूं, 15 मिनट और क्लास चलाऊंगा, फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। देखो, ये आपको भविष्य की बातें बता रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना। MUX और प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर MUY अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई के बराबर होते हैं, तो ये सेकंड कंडीशन है। इसमें MUM भी होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं MUM को, उसको भी हटा देता हूं। तो यार कहते हैं कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए टू गुड्स में MU और प्राइस की रेशियो का बराबर होना जरूरी है। जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मैं कह रहा हूं 100 में से 5 स्कूल में पढ़ाते हैं इसको। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि अगर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में होना है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो द रेशियो ऑफ MU एंड प्राइस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। इस कंडीशन को लॉ ऑफ इक्वी MU बोल देते हैं, लेकिन सभी स्कूलों में नहीं कराया जाता। मैं क्यों करा रहा हूं? 12वीं क्लास के बाद पेपर देना है ना CUT का, वहां आएगा, कोर्स में है, NCERT का हिस्सा भी है। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, एक और बात कर लेते हैं। एक और मुश्किल, अब मुश्किल मुश्किल चल रहा है। बताओ जी, MUX अपॉन प्राइस ऑफ गुड X और MUY अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y दोनों बराबर नहीं है, ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? हम बोलेंगे नहीं है। कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो इन दोनों रेशो को एक दूसरे के बराबर आना ही पड़ेगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ठीक है, तो हम एक बात अज्यूम कर ले हैं कि हमारा कंज्यूमर चालाक है। क्या है? चालाक, चतुर। चालाक चतुर कंज्यूमर को रैशनल मान के चलते हैं। हमारा कंज्यूमर रैशनल है। कोई बोले रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल बंदा शाना होता है जो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। लिख देता हूं यहां पर, रैशनल कंज्यूमर इज वन who always seeks to maximize his utility। लड़के हिज लिखेंगे, लड़के हर लिखेंगी, तभी बदलाव आएगा, वरना हर जगह हिज चलता है। रैशनल कंज्यूमर यानी शाना बंदा वो होता है जो हमेशा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग चीज है, कंज्यूमर का रैशनल होना मतलब चालाक होना होता है। ये हमारी अजम्पशन भी है पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। तो भैया यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन हमारा कंज्यूमर तो शाना है, वो इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। वो कैसे आएगा? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कैसे आएगा भैया? देख लो जी, अब ये दोनों रेशो बराबर नहीं है, ये बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो कंज्यूमर जो चालाक है, वो चालाक लौंडा क्या करेगा? बड़ी वाली चीज को कम करना चाहेगा, छोटी वाली चीज को बढ़ाना चाहेगा, तब तक जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, यही करेगा वो। तो एक बात बताऊं आपको, यहां तो प्राइस भी लिखा है, प्राइस कंज्यूमर के हाथ में नहीं होता, वो इसको नहीं छेड़ सकता। वो क्या करेगा? वो MU को कम करेगा, MUX को कम करेगा भैया, और यहां पर वो बढ़ाने के लिए MUY को बढ़ा देगा। और आपको एक अंदर की बात बताता हूं, किसी भी चीज की MU तब कम होती है जब उसका कंजम्पशन बढ़ता है।
उसका उल्टा यहां पर वाई का कंजम्पशन कम करोगे तो उसकी एमयू बढ़ने लगेगी। तो ओवरऑल पेपर में क्वेश्चन जो आता है बहुत मुश्किल, 5% बच्चों को समझ में आती है बात ये। पेपर में क्वेश्चन आएगा जब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है एमयू वाई अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर कौन सी कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा? एक्स का बढ़ाएगा। किसका कम करेगा? वाई का कम करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। बात सॉर्टेड है, बात सॉर्टेड है। पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है ये चालाकी वाला। क्या कह रहे हो? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे? अरे भाई इंस्टाग्राम की बात नहीं, यहां दिल की बात चल रही है, पेपर में क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। और मुश्किल हालात में समझाता हूं क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिखा है एमयू एक्स की वैल्यू 100 है, प्राइस ऑफ गुड एक्स 20 है, एमयू वाई की वैल्यू भी 100 है, प्राइस ऑफ वाई 50 है। तो यह पूछा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ये क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में होने के लिए एमयू एक्स अपॉन पी एक्स और एमयू वाई अपॉन पी वाई एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स कितना है? एमयू एक्स 100 है, पी एक्स 20 है, 100/20। एमयू वाई अपॉन पी वाई कितना है? एमयू वाई 100 है, पी वाई 50 है, तो इट इज 100/50। कैलकुलेट करोगे काटा पीटी करके तो 100/20 आएगा आपका 5। इसका आंसर आ गया 5। इसका आंसर आएगा 50/100 काट दोगे तो 2। इसका आंसर 2। तो कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है भाई, 5 बड़ा होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर नहीं है तो क्या करेगा? तो ये हमने पहले सीखा है। यहां पर आपको 3 बातें लिखनी है। पहली बात, यहां पर कंज्यूमर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और गुड वाई का कंजम्पशन कम करेगा। मेन मुद्दा यही है। अभी पीछे समझाया था ना, एक्स का बढ़ाएगा वाई का कम करेगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो मेरी बात मानो, नंबर पूरे मिल जाएंगे, बस बात मान लो। जिसकी तरफ मुंह खुलाओ, ये 2 मुंह खुले हुए ना इसकी तरफ, ऐसे जिसकी तरफ मुंह खुलाओ उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एक्स की तरफ कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा, उल्टा ही लिखना है दूसरे में, ठीक है जी। तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई का कम होगा, कुल मिला के यही करना है आपको। कब तक होगा ऐसा? जब तक होगा तब तक ये रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती और कंज्यूमर वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। तो यहां हम लिखेंगे कि यहां पर कंज्यूमर पहली बात गुड एक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कंपेयर टू गुड वाई। फिर वो अपनी एमयू एक्स कम करने के लिए एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और एमयू वाई बढ़ाने के लिए वाई का कंजम्पशन कम करेगा। ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता। ये बातें लिखनी है, नोट्स में क्लियर कट लिखी हुई है, डरने की बात नहीं है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है भैया। मान लो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स और एमयू वाई अपॉन पी वाई एक दूसरे के बराबर नहीं है, इस बार ये बड़ा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। तो कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा तो वो तब जब दोनों रेशो बराबर हो जाएंगी। ये बड़ी है, इसको कम करना पड़ेगा, ये छोटी है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी मतलब एमयू वाई को कम करो, क्योंकि प्राइस तो कम हो नहीं सकता, उसके हाथ में नहीं है बायर के। एमयू वाई तब कम होगी जब वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा, और यहां पर एमयू एक्स बढ़ानी है ना, एमयू एक्स तब बढ़ेगी जब एक्स का कंजम्पशन कम होगा। तो इसमें ऐसा लिखेंगे हम, एक्स का कंजम्पशन कम करेंगे, वाई का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। कब? कब तक? जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। अरे सिंपल नहीं समझ में आया भाई? नहीं आया ना? मुद्दे की बात सुनो। एमयू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा है एमयू वाई अपॉन पी वाई से। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या होगा ऐसे में? फिर एमयू एक्स अपॉन पी एक्स छोटा है एमयू वाई अपॉन पी वाई से, क्या होगा ऐसे में? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो राजा आप देखना, मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? यहां मुंह एक्स की तरफ खुल रहा है तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। यहां मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? वाई की तरफ खुल रहा है तो वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा। और एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होगा, एक्स का कम होगा, ये लिखना है। और यहां एक्स का बढ़ रहा है तो वाई का कम होगा। पेपर में क्वेश्चन ही ऐसा आएगा यार, पक्का आएगा, फंसाएगा आपको।
फसावट में नहीं आना है, इसलिए जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है, ध्यान रखना। बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। अब मैं आपको बताता हूं असली बातें। हमारे इकोनॉमिस्ट थे मार्शल जी, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट देकर गए हैं। हमारे यहां पर यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की दो अप्रोच होती हैं, यूटिलिटी अप्रोचेस। एक होती है कार्डिनल, अभी तक जो जो पढ़ा है हमने सब कार्डिनल था, ये मार्शल जी के द्वारा दिया गया। एक अप्रोच होती है ऑर्डिनल, ये जे.आर. हिक्स के द्वारा दी गई। आप मेरी बात समझना जरा यार उस्ताद। आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, अज्यूम करके देखो। मान लो किसी ने छोले भटूरे खाए, किसी ने पराठे खाए, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, कुछ भी खाया। मैं पूछता हूं कितनी यूटिलिटी मिली आपको, कितनी यूटिलिटी मिली आपको? आप बता ही नहीं सकते। यहां तो मजे ले रहे थे, इमेजिन कर करके कुछ ना कुछ बताए जा रहे थे। सच्चाई में हम यूटिलिटी को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना? तो दोस्तों, लेकिन ये गलत नहीं है जो हमने पढ़ा है, ये एक फील है जो होती है असलियत में, समझ लो। तो जब हम पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसी यूटिलिटी के बारे में पढ़ना कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है। और इसके आगे आज की क्लास के बाद मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो हिक्स बोलते हैं यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, समझ लो। तो उस वाली यूटिलिटी को पढ़ने के तरीके को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, समझ रहे हो? देखो जरा मेरी बात सुनो, क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया है तुमने ओ सर जी। तो देखो जी, मैं कह रहा हूं यूटिलिटी अप्रोच दो तरीके की होती है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है जी, दो होती है। फिर क्या करें, दो होती है तो भैया ये वाली अप्रोच इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने ही लॉ ऑफ डिमांड दिया है, उन्होंने ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, इन्होंने ही कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें इसने दी है, ठीक है। लेकिन दिस वन इज गिवन बाय, नाम था पूरा जे.आर. हिक्स, इकोनॉमिस्ट ने दिया है। ये वाली अप्रोच बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी मेजर्ड, मेजर्ड लिखा हुआ बुक में, कैलकुलेटेड इन यूटिल्स। लेकिन ये बोलती है यूटिलिटी कैन नॉट, यानी कांट बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी रैंक्ड ओनली, इट कैन बी रैंक्ड ओनली। अच्छा भाई, मतलब ये कह रहे हैं ऑर्डिनल वाले हम रैंक बोल सकते हैं, यानी मुझे छोले भटूरे सबसे अच्छे लगते हैं, दूसरे नंबर पे चाउमीन, तीसरे नंबर पे पराठे, रैंक दे दी। ये नहीं बता सकते छोले भटूरे से 100 की यूटिलिटी मिली है, चाउमीन से 90 की, पराठे से 70 की, ये नहीं बोल सकते, यानी ये नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, रैंक दे सकते हैं। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। तो भैया इसको ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मान लो या सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस मान लो। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ध्यान रखना। तो ये तीन डिफरेंस भी है कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। सेकंड पॉइंट इनके मीनिंग का है, बाकी ऐसे ही कुछ डिफरेंस है जो एमसीक्यू में आपके काम आएगी। आज की क्लास का कंटेंट बेसिकली मैं आपको इतना ही करना चाहता हूं। जहां बात आपको समझ ना आई हो कृपया करके उसको दोबारा देख लेना। आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं प्यारा सा पेश करता हुआ एमसीक्यू के फॉर्म में। हु गेव कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? कार्डिनल वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल, पीगू, हिक्स, सैमुअल्सन। चार लौंडे हैं, चारों में से कौन सही है ये आप बता दोगे। चलो जी, टक 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 टक, अब बारी आपकी। अच्छा शुभांशु भाई, गजब कर दिया। मेगा क्लियर ही होना चाहिए बच्चों को, बस प्यार तभी मेरे को डाइजेस्ट होगा जब आपको क्लियर होगा।
हाँ रिप्लाई मी, अच्छा अच्छा ने बोला था यार, ठीक है। याद करेगी दुनिया। ओ बाय, सबको पता है मार्शल की बात हो रही थी, मार्शल ही यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो भैया देख लो जरा, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके अब तुम चैंपियन बन गए, है ना। शोभांश, स्मृति, प्रज्वल, एंजल और कृतिका यहां टॉपर से इस आंसर के। एक बार मैं तुम्हारा पुराना पुराना सिस्टम चेक कर लूं जरा, किस लेवल पे हो तुम। हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? एमयू का फॉर्मूला क्या है भैया? एमयू का फॉर्मूला एक तो ये था TUN माइनस 1, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो कौन सा है इन चारों में से? या तो ये डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्यू, या डेल्टा MU अपॉन डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा TU, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा MU। कौन सा फॉर्मूला है? पुराने चावल चेक हो रहे हैं कि ताजा है या नहीं है, या बासी हो गए, जल्दी से बताओ। अच्छा, जिस बच्चे के फोन में पोल वर्क नहीं कर रहा, कृपया करके वो चैट सेक्शन से एग्जिट करो और फिर देखो पोल का निशान आएगा, वहां पर पोल वर्क होगा। जिस बच्चों का पोल लेट आता है वो डोंट वरी, वो लेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके पास आ रहा है आपका टाइम तब से ही स्टार्ट हो रहा है। और फिर भी पोल की समस्या आ रही है आपको, तो अपनी ऐप को देखो अपडेट करना है या री लॉगिन करके देख लेना। इनफ टाइम दिया सोचने के लिए, क्वेश्चन भी धाकड़ है। हो गया भी, हो गया टाइम समाप्त, बहुत ज्यादा टाइम दे लिया। देखो जी, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्यू भी एक फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्यू, बहुत कम बच्चों को ध्यान रहती है ये बात, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछी है। सिस्टम चेक भी कर लिया, देखते हैं किस किस का हैंग हुआ है। ज्यादातर बच्चों का यहां पे हैंग ही हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं क्या बोल रहे, डेल्टा MU अपॉन डेल्टा क्यू। अबे भाई MU तो पूछा ही है, इसके फॉर्मूले में MU थोड़ी इस्तेमाल हो जाएगा। शुभांश, वंश, एंजल, आभास, हर्षित कुमार वर्मा, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट पर इन चारों में से एक बात होती है, MU और प्राइस बराबर, या दोनों में गड़बड़ी, या चौथा। मोर देन 90% बच्चे यहां पर ठीक होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो मजा ज्यादा आ जाएगा, नहीं तो मजा ज्यादा आ जाएगा भैया। नहीं अक्षरा गुप्ता नहीं भूले भाई, मजा आना चाहिए बस चबराट तरीके से एकदम। और तुम्हारा प्यार जब साबित होगा, जब क्लास खत्म करने के बाद आप देखोगे तो आपको पता लगता है, जब आप, बहुत सारे बच्चे मतलब प्यार बरसाते हैं स्टार्स की फॉर्म में, 5 में से 6 स्टार तुम्हारे आ गए तो पता लग जाएगा मुझे प्यार आ गया। 5 में से 6 स्टार मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते, कोई नहीं, मैं उतने में मान जाऊंगा जितने में तुम्हारा प्यार बरस सकता है। हाँ सोनू बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बस वो प्यार कम नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए प्यार, फिर आएगा तुम्हें आनंद, ठीक है। यार वीडियो कॉल की फीचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहां पर, तो इसलिए। हाँ हेयर स्टाइल, मैं भी तो 11वीं क्लास में हूं भाई। ओके, तो दोस्तों ये वाला इसका आंसर है, MU और प्राइस एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। और देखो 90% टच होते होते रह गया बच्चा। श्रेया, वंश, एंजल, शोभांश, आभास आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। क्लास का लीडर बोर्ड देखा जाए तो आभास, निराल, लक्की, मयंक, वंश और मिस्टर गुप्ता, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स वाला पे एक वीडियो डाली है, CBSE बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, बोर्ड और CUET के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है,
वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा कि आपको ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इन चीजों को पढ़ने के बाद सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करोगे। भैया सीयूईटी की जब तैयारी करोगे तो 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा 11वीं को रिवाइज करने के लिए। कुछ चीजें 11वीं की भी आएगी वहां पर, तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को मजबूत बना के रखना, क्योंकि तुम्हारे करियर की नींव है ये। प्लीज इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। मैंने ये करा दिया आपको। अगली क्लास में मैं आपको दोस्तों बजट लाइन कराऊंगा। बजट लाइन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, डायग्राम वाला भी हो सकता है। फिर इंडिफरेंस कर्व करेंगे, इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम करेंगे। तो 2 क्लास और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लास के बाद डिमांड स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो भैया टॉप 10 में एक बार मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन लीडर बोर्ड में बच्चा है। वो चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आभास, निरल, लक्की, वेरी गुड, मयंक, वंश, गुप्ता जी, साक्षी, चिराग, श्रेया, याकृति गुप्ता, वेरी गुड भाई। दीज आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज पोल सेक्शन। और फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। भाई क्लास